हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। आज से हम सॉल्व करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2024 के लिए जीएस वर्ल्ड द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज आपके यूपी पीसीएस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ आरओ का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये ऐसी कोचिंग्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इनका जो परफॉर्मेंस रहता है काफ़ी अच्छा रहता है, तो इसलिए इनके जो टेस्ट सीरीज हैं वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के होते हैं, तो हम उनको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये टेस्ट संख्या 3 है और मॉडर्न इंडिया, यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न दिए हुए हैं। इनको सॉल्व करने से हमको ये पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप टेस्ट सीरीज के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है और इम्पॉर्टेंट है और उसको पढ़ने की ज़रूरत है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो ऐसे ये ट्रिक होती है जिससे पता किया जाता है कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसको अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं अपने पेपर में। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हिस्ट्री के हम मिडिवल और एनिशिएंट हिस्ट्री को भी सॉल्व करेंगे। तो ये आरओ और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स दोनों परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बाइलिंगुअल ये टेस्ट सीरीज है, तो ये हम यहाँ पे हिंदी का जो पोर्शन है उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, अवध साम्राज्य के बारे में किसने कहा था कि एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी। एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी, यह कथन किसका है? तो यह कहा था लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इन्होंने यह बात जो कही थी यह कहा था 1851 में। 1851 में इन्होंने कहा था कि अवध साम्राज्य एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 1856 का सारांश समझौता तालुकदारों को हटाने के लिए आगे बढ़ा। दूसरा कथन है अवध के तालुकदारों और उनके किसानों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में विद्रोह में भाग लिया था। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कमांडर कौन था? बक्सर की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कमांडर कौन था बक्सर की लड़ाई के समय? तो हेक्टर मुनरो था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनार्य दोष परिहार मंडली के संस्थापक कौन थे? अनार्य दोष परिहार मंडली, तो इसके जो संस्थापक थे वह थे गोपाल बाबा वालंगकर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। गोपाल बाबा वालंगकर ने अनार्य दोष परिहार मंडली, गैर आर्यों के बीच बुराइयों को दूर करने के लिए सोसाइटी की स्थापना की। वालंगकर वाइटल विध्वंसक, ब्राह्मणवादी या औपचारिक प्रदूषण को नष्ट करने वाला अखबार लॉन्च करने वाले पहले दलित बने। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है राम मोहन राय एक नए धर्म की स्थापना करना चाहते थे। दूसरा कथन है राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सिर्फ दूसरा कथन सही होगा, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नए धर्म की स्थापना करना नहीं चाहते थे और इन्होंने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। ऑप्शन बी यहाँ पे केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही होगा, पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो 6 अक्टूबर 1839 को 6 अक्टूबर 1839 को देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है तत्वरंजनी के नाम से किया था। कुछ समय बाद इसका नाम तत्वबोधिनी किया गया। तो इसका जो प्रारंभिक नाम था तत्वबोधिनी सभा का, इसका नाम था तत्वरंजनी। तो यहाँ पे किसने किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने 6 अक्टूबर 1839 को तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन
हेनरी विवियन डिरेजियो को बंगाल की आधुनिक सभ्यता के अग्रदूतों, हमारी जाति के सिपाही पिताओं के रूप में वर्णित करता है, जिनके गुणों से सम्मान मिलेगा और जिनकी असफलताओं पर सबसे विनम्र विचार किया जाएगा। यह किसने कहा था हेनरी विवियन डिरेजियो के बारे में? तो यह कथन कहा गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि किसने दी? ज्योतिबा फूले जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो यह उपाधि दिया गया था विठल राव कृष्ण जी वंदेकर के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था कि हमारी मातृभूमि के लिए दो महान प्रणालियों हिंदू धर्म और इस्लाम का जंक्शन ही एकमात्र आशा है? यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कहा गया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और विवेकानंद जी जो थे यह ईश्वर की मौलिक एकता में विश्वास करते थे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, दयानंद सरस्वती ने वैदिक शिक्षा के पुनरुद्धार का आह्वान किया। दूसरा कथन है, मूल शंकर दयानंद सरस्वती का दूसरा नाम था। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। इनके बचपन का नाम मूलशंकर ही था और इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, देवबंद स्कूल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विरोध किया। दूसरा कथन है, रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना 1851 में हुई थी। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ जो पहला कथन है यह गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा कथन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि देवबंद स्कूल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विरोध नहीं किया था। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो यह इसकी स्थापना जो है मैडम HP ब्लावात्स्की और कर्नल अलकाट ने 1875 में न्यूयॉर्क में की थी और 1882 में सोसाइटी का मुख्यालय जो है वह भारत के मद्रास के पास अडेयार में स्थापित किया गया। तो इसकी स्थापना जो हुई थी, स्थापना पूछा गया है, तो इसकी स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का पहला राजनीतिक संगठन नहीं था। दूसरा कथन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के राजनीतिक संघों पर शिक्षित मध्यम वर्ग का प्रभुत्व था। कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का पहला राजनीतिक संगठन नहीं था। हालांकि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अधिकांश राजनीतिक संघों पर धनी और कुलीन तत्वों का वर्चस्व था। वे चरित्र में स्थानीय या क्षेत्रीय थे। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने वाली पहली महिला भारतीय कौन थी? चिकित्सा का अभ्यास करने वाली पहली महिला भारतीय कौन थी? तो यह कादम्बिनी गांगुली जी थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वह भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने वाली पहली महिला थी। वह कलकत्ता से स्नातक करने वाली पहली महिला भी थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्यवाही के द्वारा निदेशक न्यायालय और नियंत्रण बोर्ड को खत्म कर दिया गया? तो यह खत्म किया गया भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी नेता थे? राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी नेता कौन कौन थे? तो यहाँ पे लाला लाजपत राय, अरविंद घोष और बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों लोग जो थे ये राष्ट्रवादी आंदोलन के उग्रवादी यानी कि गरम दल के नेता थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता जो की गई थी यह किसके द्वारा की गई थी? यह की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इस अधिवेशन में स्वदेशी आह्वान को उठाने का निर्णय लिया गया।
तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पे ऐसा है जो कि सही नहीं है? तो वह 1892 में ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए, बिल्कुल सही है। उन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 की स्थापना की, यानी कि उन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में की, ये भी सही है। वह कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 3 बार चुने गए, ये भी सही है। नीचे है चौथा ऑप्शन, उन्होंने केसरी और मराठा का संपादन किया, गलत बात है यहाँ पे। केसरी और मराठा का संपादन बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था, ना कि दादा भाई नौरोजी जी ने। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे पूछा भी गया है प्रश्न में कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा। और दादा भाई नौरोजी जी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्यवाही से कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय पर एकाधिकार समाप्त हो गया? किसके द्वारा समाप्त हुआ? तो यह समाप्त हुआ 1833 का चार्टर अधिनियम द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1833 के चार्टर अधिनियम ने कंपनी का चीन के साथ व्यापार तथा चाय पर एकाधिकार समाप्त कर दिया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, तो इसकी स्थापना लॉर्ड बेलेजली के कार्यकाल में हुई थी और हुई या 1800 में हुई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वजनिक सेवाओं पर एचिसन समिति 1886 की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना जो की गई थी लॉर्ड डफरिन के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन ने एक लोक सेवा आयोग नियुक्त किया जिसे सर चार्ल्स एचिसन के अधीन एचिसन आयोग के रूप में जाना जाता था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसने बच्चों के लिए काम के घंटों को प्रतिदिन 9 घंटे तक सीमित कर दिया। दूसरा कथन है, इसमें महिलाओं के लिए प्रतिदिन अधिकतम कार्य समय 11 घंटे निर्धारित किया गया। पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, इस पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सही नहीं पूछा गया है। तो इसमें जो पहला कथन है कि इसने बच्चों के लिए काम के घंटों को प्रतिदिन 9 घंटे तक सीमित कर दिया, यह सही नहीं है, क्योंकि अधिकतम यहाँ पे 9 नहीं 7 घंटे किया गया था। तो पहला गलत हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे दूसरा सही है। तो कौन सा इसमें सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो पहले यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1888 में इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस के चौथे सत्र की इन्होंने अध्यक्षता की थी और ये यूरोप के पहले अध्यक्ष हुए जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित होने पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस टाइम गवर्नर जनरल जो थे वह थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और यह अधिनियम समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के अथक प्रयासों के कारण बनाया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अकाल आयोग था? कौन सा आयोग ऐसा था जो कि अकाल आयोग था? तो रिचर्ड स्ट्रेची आयोग जो था, रिचर्ड स्ट्रेची आयोग, यह अकाल आयोग था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और 1880 में इसको बनाया गया था। 1880 में इसे बनाया गया था रिचर्ड स्ट्रेची आयोग को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में डचों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में खोला। दूसरा कथन है, डचों का भारत में पतन पुर्तगीज एवं डचों के मध्य हुए बेदरा के युद्ध से हुआ। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो प्रश्न में पूछा भी गया है कौन सा कथन सत्य है, तो केवल यहाँ पहला कथन सत्य है, दूसरा असत्य हो जाएगा। सिर्फ पहला कथन यहाँ पे सत्य होगा। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए
बेदरा के युद्ध से हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। यहाँ पे दिया हुआ है डचों का भारत में जो पतन हुआ था वह पुर्तगीज एवं डचों के मध्य युद्ध से हुआ था। तो डचों और अंग्रेजों के मध्य युद्ध से हुआ था, ना कि पुर्तगीज के मध्य। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के कालक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत में पुर्तगीज सबसे पहले आए और सबसे अंत में वापस गए। दूसरा कथन है, भारत में फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियां सबसे बाद में आईं। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैसूर राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को उनके बढ़ते कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। पहला कथन है, रंगपट्टनम की संधि में मैसूर राज्य का बंटवारा। दूसरा है, हैदर की अंग्रेजों के साथ मद्रास की संधि। तीसरा कथन है, चिक्का कृष्णराज वाडियार द्वितीय का शासन। तो यहाँ पे सीक्वेंस से लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले होगा तीसरा पॉइंट, यानी कि चिक्का कृष्णराज वाडियार द्वितीय का शासन। फिर होगा हैदर के अंग्रेजों के साथ मद्रास की संधि, और फिर होगा रंगपट्टनम की संधि में मैसूर का बंटवारा। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा वह होगा 3, 2, 1। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डुप्ले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था जिसके समय में कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुए। दूसरा कथन है, डुप्ले को 1754 में फ्रांस वापस बुला लिया गया। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो यहाँ पे दोनों कथन डुप्ले के बारे में सत्य हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। डुप्ले का पूरा नाम जोसेफ फैरक्वाय डुप्ले था। वह फ्रांसीसी ईस्ट कंपनी की व्यापारिक सेवा में भारत आया और बाद में वह 1731 ईस्वी में चंद्रनगर का गवर्नर बना। तो यहाँ पे जो दोनों कथन दिए हुए हैं ऊपर, वो डुप्ले के बारे में बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में हुई निम्नलिखित संधियों को उनके घटते कालक्रम में व्यवस्थित करें। उनके घटते कालक्रम में व्यवस्थित करना है हमको। तो सूरत की संधि जो हुई थी यह हुई थी 1775 में, 1775 में हुई थी। पुरंदर की संधि जो हुई थी यह 1776 में हुई थी, 1776 में। और सालबाई की जो संधि हुई थी यह हुई थी 1782 में, 1782 में। यानी कि सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776, सालबाई की संधि 1782। अब यहाँ पे सीक्वेंस पूछा गया है, तो इसका सीक्वेंस जो होगा यह होगा 2, 1, 3। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश कंपनी के निम्नलिखित में से किस या किन माध्यम से जमींदारों पर अपना नियंत्रण मजबूत किया? पहला कथन है, जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया। दूसरा कथन है, स्थानीय पुलिस एवं न्याय की शक्ति उनसे छीन ली गई। तीसरा कथन है, कलेक्टर का कार्यालय जमींदारों को नियंत्रित करने का एक साधन बनाया गया। अब यहाँ पे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो तीनों कथन दिए हैं बिल्कुल सही हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राच्यवादी विद्वान था? कौन यहाँ पे जो तीनों पॉइंट दिए हुए हैं इनमें से कौन प्राच्यवादी विद्वान था? तो इसमें पूछा गया कितने विकल्प, उपयुक्त विकल्पों में से कितने सही हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है केवल 2 विकल्प यहाँ पे सही हैं। तो H.C. विल्सन और H.T. प्रिंसेप के नेतृत्व में, H.T. प्रिंसेप और डॉक्टर H.H. विल्सन जो थे या प्राच्यवादी विद्वान थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केवल 2 विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, बंगाल के राज्यपाल के पद को बंगाल के गवर्नर जनरल में बदल दिया। दूसरा कथन है, गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई गई। नेक्स्ट है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। और फिर नेक्स्ट है, कंपनी को भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दी गई। तो यहाँ पे पूछा गया उपयुक्त विकल्प में से कितने सही हैं? तो यहाँ पे 4 विकल्प बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
आज़ादी के बाद के निम्नलिखित घटनाक्रमों को बढ़ते कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है कश्मीर के भारत में विलय संबंधी पत्र पर दस्तखत। तो यह किया गया था 26 अक्टूबर 1947 को। दूसरा कथन है पाकिस्तान के साथ पहला युद्ध विराम घोषित। तो पाकिस्तान के साथ जो पहला युद्ध विराम घोषित हुआ था वो 1949 में हुआ था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या। तो इनकी जो हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को हुई थी। जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बने। कब बने थे? 26 जनवरी 1950 को बनाए गए थे। तो इसका जो यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बने, कब बने? तो 2 सितंबर 1946 को बनाए गए थे। तो इसका जो सही सीक्वेंस होगा यह हो जाएगा 4 1 3 2। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अंतरिम सरकार के कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में बेवल तथा लॉर्ड माउंटबेटन दोनों ने कार्य किया। दूसरा कथन है अंतरिम सरकार में राष्ट्रमंडल संबंधों का प्रभारी भारत का वायसराय था। कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है? तो दूसरा कथन असत्य है, पहला सत्य है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन है जिन्ना ने राजगोपालाचारी फार्मूले का समर्थन किया था। कारण क्या है कि इसमें अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की अवधारणा का समर्थन किया गया था। कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे पहला कथन जो है वह गलत है, समर्थन नहीं किया था। दूसरा यहाँ पे सही होगा, कारण मतलब सही है, कथन गलत है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है रेड क्लिफ रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इस रेखा के तथ्यों को 13 अगस्त 1947 को प्रकाशित किया गया जिसके आधार पर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। दूसरा कथन है रेड क्लिफ ने तत्कालीन भारत को 3 भागों में बांटा था। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सत्य है, पहला गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय स्वतंत्र संघर्ष में स्लो डाउन हड़ताल किसे कहा जाता है? स्लो डाउन हड़ताल किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है 18 फरवरी 1946 को तकरीबन 1100 भारतीय नाविक या हेमिस तलवार के जहाजियों और रॉयल इंडियन नेवी ने भूख हड़ताल की घोषणा की जो कि नौसेना में भारतीयों की स्थिति और उनके साथ व्यवहार से प्रभावित थी। इस हड़ताल को एक स्लो डाउन हड़ताल भी कहा जाता है जिसका अर्थ था कि जहाजी अपने कर्तव्यों को धीरे धीरे पूरा करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा कोई जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कोई भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा उपयुक्त में से किसी को नहीं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा कथन है भारत छोड़ो का नारा गांधी जी ने दिया था। कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे पहला कथन सिर्फ सत्य है, दूसरा सही नहीं है। भारत छोड़ो का नारा एक समाजवादी और ट्रेड यूनियनवादी यूसुफ मेहर अली द्वारा गढ़ा गया था जिन्होंने मुंबई के मेयर के रूप में भी काम किया था। मेहर अली ने साइमन गो बैक का नारा भी गढ़ा था। तो याद रखिएगा साइमन गो बैक का नारा और भारत छोड़ो का नारा ट्रेड यूनियनवादी मेहर अली द्वारा यूसुफ मेहर अली द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आज़ाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री रास बिहारी बोस बने। दूसरा कथन है आज़ाद हिंद सरकार ने अपनी औपचारिक सेना के रूप में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष। तो यहाँ पे 1946 कांग्रेस अधिवेशन जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में हुआ था, सही है। 1947 कांग्रेस अधिवेशन राजेंद्र प्रसाद, ये भी सही है। 1948 का कांग्रेस अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नहीं हुआ था, यह पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पे दो युग्म सही हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल 2 विकल्प सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न सही है। नेक्स्ट प्रश्न है चार्ल्स लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं हुई थी? तो यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था ये नहीं हुआ था क्योंकि ये 1939 से स्टार्ट हुआ था। शिक्षा पर सैंडलर आयोग की नियुक्ति जो हुई थी
यह कब हुई थी? तो यह 1917 में। और तृतीय अफगान युद्ध, ये भी हुआ था। तो इस यहाँ पे सिर्फ 2 एवं 3 होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खूंटकट्टी प्रणाली के संदर्भ में क्या सत्य है? खूंटकट्टी प्रणाली के संदर्भ में क्या सत्य है? तो आदिवासियों की भू प्रणाली थी ये खूंटकट्टी प्रणाली। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा है, इस अधिनियम में द्वैध शासन को 8 प्रांतों में लागू किया गया था। द्वैध शासन को 8 प्रांतों में लागू किया गया था। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? दोनों कथन सत्य हैं, कोई भी असत्य नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है, दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो सही है, इनकी पुस्तक है। रमेश चंद्र दत्त, दी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी सही है। एम.जी. रनाडे, तो दी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन विक्टोरियन एज, ये भी सही है, सही सुमेलित है। पूछा गया उपयुक्त में से कौन सा? उपयुक्त युग्मों में से कौन युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पे सिर्फ पहला और दूसरा सही सुमेलित है। तीसरा जो है एम.जी. रनाडे का नहीं है, दी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन विक्टोरियन एज, ये जो है ये भी रमेश चंद्र दत्त जी की बुक है, तो ये इनकी नहीं है। तो यहाँ पे केवल 2 युग्म जो है वह सुमेलित है। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हंटर शिक्षा आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? हंटर शिक्षा आयोग किस वर्ष गठित हुआ था? तो यह 1854 में गठित हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विलियम हंटर की अध्यक्षता में सरकार ने 1854 की शिक्षा नीति की प्रगति के लिए 1882 ईस्वी में एक शिक्षा आयोग नियुक्त किया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहे? तो मदन मोहन मालवीय जी नहीं रहे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कानपुर षड्यंत्र केस में आरोपी था? कानपुर षड्यंत्र केस में कौन आरोपी था? तो S.A. डांगे, रामचरण लाल शर्मा, सिंगारवेलु चेट्टियार, ये सभी जो थे यह केस के आरोपी थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसमें आरंभिक चरण में आम नागरिकों की भूमिका बिल्कुल नहीं थी। दूसरा कथन है, बहादुर शाह जफर ने मुगल सम्राट के तौर पर इस विद्रोह को अपना समर्थन नहीं दिया था। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? सत्य कथन पूछा गया, तो इसमें से दोनों में से कोई भी सत्य नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश कंपनी द्वारा बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह कंपनी और जमींदारों के मध्य राजस्व नियंत्रण के प्रत्यक्ष संबंध पर आधारित था, सही है। दूसरा कथन है, इसके तहत जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया और साथ ही राजस्व समाहर्ता भी। तो इसके तहत जमींदार को भूमि का स्वामी नहीं माना गया, वह सिर्फ राजस्व समाहर्ता था। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला यहाँ पे सही होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक भारत में ब्रिटिश के अंतर्गत राजस्व प्रणाली में प्रयुक्त शब्द महाल से क्या अभिप्राय था? महाल से क्या अभिप्राय था? तो महाल जो था यह जमींदारों के अंतर्गत संपदाओं के लिए प्रयुक्त होता था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुशीलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अनुशीलन समिति की स्थापना प्रमोथा मित्तर ने की थी। दूसरा है, इसकी ढाका अनुशीलन समिति और युगंतर समूह 2 शाखाएं थीं। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस समाजवादी दल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस दल का प्रथम सम्मेलन 1934 ईस्वी में पटना में हुआ। दूसरा है, इसकी स्थापना आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी एवं अशोक मेहता के प्रयत्नों से की गई थी। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है?
कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया हुआ है? तो दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट के निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश शामिल नहीं थी? नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश जो है वह सम्मिलित नहीं थी? तो यहाँ पे द्विसदनीय विधायिका शामिल थी, सरकार का संसदीय स्वरूप शामिल था, पूर्ण स्वराज नहीं था, सिंध को मुंबई से अलग कर देना चाहिए, ये भी शामिल था। यहाँ पे पूर्ण स्वराज की बात नहीं ना करके औपनिवेशिक स्वराज की बात की गई थी। तो यहाँ पे जो है तीसरा जो है यह शामिल नहीं था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दीपावली घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसकी घोषणा लॉर्ड इरविन द्वारा की गई थी। दूसरा कथन है, यह भारत के औपनिवेशिक दर्जे से संबंधित थी। कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान बेवल योजना से जुड़ा नहीं है? कौन सा प्रावधान ऐसा है जो कि बेवल योजना से नहीं जुड़ा है? तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सभी दलों का प्रतिनिधित्व शामिल था। गवर्नर जनरल वीटो का प्रयोग कभी नहीं करेगा, यह शामिल नहीं था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है यह 17 नवंबर 1932 ईस्वी को आयोजित किया गया था और इसमें कुल 46 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। यह सम्मेलन जो था यह बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया था। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड विलिंगटन था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में निम्नलिखित में से किस या किन लोगों ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े प्रस्ताव का विरोध किया? किसके द्वारा विरोध किया गया था? तो यहाँ पे जो विरोध हुआ था या मोहम्मद अली जिन्ना ने भी किया था, मदन मोहन मालवीय जी ने भी किया था, एनी बेसेंट जी ने किया था और बिपिन चंद्र पाल, मतलब कि उपयुक्त सभी ने यहाँ पे असहयोग आंदोलन से जुड़े प्रस्ताव का विरोध किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गदर आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, पहला लाहौर षड्यंत्र केस इससे संबंधित है। दूसरा कथन है, लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह, बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरुदत्त सिंह आदि इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। कौन सा कथन सत्य है यहाँ पे? तो दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1913 में पंजाबी भारतीयों के एक गुट ने भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने के लिए एक विद्रोह की योजना बनाई। इतिहास में इसे गदर आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष, तो मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष जो बनाया गया था यह वकार उल मुल्क को बनाया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। इसकी जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी यह 1906 ईस्वी में आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। वकार उल मुल्क जो थे यह मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष बने। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध निम्नलिखित में से किन वायसरायों के काल में हुआ था? द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध है, मैसूर नहीं है। तो यह जो युद्ध हुआ था यह हुआ था लॉर्ड लिटन के काल में और लॉर्ड रिपन के काल में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी 1 एवं 3। इतिहास में जो है 3 अफगान युद्ध हुए थे, 1838 से 1842 ईस्वी और 1878 से 1880 ईस्वी और 1919 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी? सबसे बाद में कौन सी घटना यहाँ पे हुई थी? तो बैरकपुर छावनी विद्रोह जो हुआ था यह 1857 में हुआ था। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में, अवध का विलय 1856 में और सहायक संधि लागू होना कब हुआ था? तो 1798 में सहायक संधि लागू की गई थी। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी? तो यहाँ पे बैरकपुर छावनी विद्रोह जो है वह सबसे बाद में हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1857 में ये घटना हुई थी, बाकी सब 1857 के पहले हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दांडी नमक यात्रा कहाँ से आरंभ हुई थी? दांडी नमक यात्रा जो है यह 12 मार्च 1930 को साबरमती से शुरू हुई और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में समाप्त हुई। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है शिक्षा से। मैकाले ने अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत दिया। इसके तहत भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था ताकि एक वर्ग ऐसा तैयार हो जो रंग और खून से भारतीय हो लेकिन विचारों से
विचारों, नैतिकता तथा बुद्धिमत्ता में ब्रिटिश हो। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तेभागा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ये आंदोलन फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 करने के लिए ये संघर्ष शुरू किया था। दूसरा कथन है, इनके साम्राज्य की पश्चिमी सीमा सिंधु नदी थी। सिंधु नदी थी। अब यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सत्य है। तो तेभागा आंदोलन के बारे में जो यहाँ पे जो कथन सत्य है, केवल पहला कथन यहाँ पे सत्य है, दूसरा असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था। तो ये ड्राफ्ट जो तैयार किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने पश्चिम बंगाल में की थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1939 में। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था। तो मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को पानीपत में दिल्ली से लगभग 60 मील उत्तर में मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है, के बीच हुआ था। इस युद्ध के समय बालाजी बाजीराव जो थे या मराठा पेशवा थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था की सिफारिश सबसे पहले थॉमस मुनरो ने की थी। दूसरा कथन है, चार्ल्स रीड ने 1820 में बॉम्बे और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे कोई भी कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी यह थॉमस मुनरो ने की थी। थॉमस मुनरो ने 1820 से 1827 तक मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्य किया। थॉमस मुनरो ने 1820 में बॉम्बे और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार और काश्तकारों के बीच एक सीधा समझौता किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की सिफारिश सबसे पहले चार्ल्स रीड ने की थी। थॉमस मुनरो ने नहीं की थी, चार्ल्स रीड ने की थी। तो इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। और इसकी जो सबसे पहले शुरुआत की थी वह थॉमस मुनरो ने की थी। तो दोनों कथन यहाँ पे इसलिए गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में रेलवे के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत में रेलवे के विकास की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने निजी कंपनियों के समक्ष रेल प्रणाली के निर्माण का प्रस्ताव रखकर किया। दूसरा कथन है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम रेलगाड़ी महाराष्ट्र स्थित मुंबई और ठाणे के बीच चलाई गई। कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1833 के चार्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसे सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता था। दूसरा कथन है, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कंपनी अब विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन गई थी। कौन सा कथन सत्य है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वुड डिस्पैच किस गवर्नर जनरल के काल से जुड़ा था। वुड डिस्पैच किस गवर्नर जनरल के काल से जुड़ा था। तो यह जुड़ा था लॉर्ड डलहौजी के काल से। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी को 1854 में अपना सुझाव पत्र भेजा, जिसे वुड का घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच कहा गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, घेरे की नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, लॉर्ड हेस्टिंग ने इस नीति को लागू किया था। दूसरा कथन है, हैदराबाद के निजाम के साथ संधि कर के इस नीति की शुरुआत की गई थी। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। तो दोनों में से कोई भी कथन यहाँ पे सत्य नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन 1916 के लखनऊ समझौते से संबंध में सत्य हैं। तो यहाँ पे पहला कथन है, इसमें तिलक
द्वारा स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिया गया, सही है। दूसरा है, इस समझौते का विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया था, सही है। दूसरा है, इसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था, ये भी सही है। इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने नहीं, अंबिका चरण मजूमदार जी ने किया था। तो यहाँ पे चौथा कथन गलत हो जाएगा, बाकी तीनों कथन सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान की मांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी भी स्वयं अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग नहीं की थी। दूसरा कथन है, 1933 में रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान नाम को सामने रखा। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो केवल दूसरा कथन सत्य है, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान की मांग ना करें तो ये गलत है। तो ऑप्शन बी यानी कि दूसरा सिर्फ सही है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 1921 के अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। दूसरा कथन है, हरिपुरा अधिवेशन में रजवाड़ों को भी भारत की स्वतंत्रता में शामिल किया गया था। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है? तो ये मिशन क्लेमेंट एटली के प्रधानमंत्री काल में आया था, बिल्कुल सही है। इस मिशन से कांग्रेस की ओर से बातचीत अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी, बिल्कुल सही है। 16 मई 1946 ईस्वी को इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी जो है, इस मिशन में प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से संविधान सभा के गठन की सिफारिश की, ये गलत है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना जो है यह किसके द्वारा की गई थी? तो 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना कलकत्ता में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से 1859 से 60 के प्रसिद्ध नील विद्रोह में शामिल हुए थे? तो दिगंबर बिश्वास जो है वह 1859 से 60 प्रसिद्ध नील विद्रोह में शामिल हुए थे, और इनके साथ ही दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास दोनों लोग भाई थे, ये दोनों लोग इस विद्रोह में शामिल हुए थे। वहीं दीनबंधु यानी कि जो नील दर्पण नामक पुस्तक के लेखक हैं, जो कि नील विद्रोह पर आधारित है, वो इसमें शामिल नहीं हुए थे। तो यहाँ पे केवल दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र पत्रिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, स्वराज गांधी जी की गुजराती में प्रकाशित पत्रिका थी। दूसरा कथन है, नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन गांधी जी ने अंग्रेजी में किया था। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो कोई भी यहाँ पे सही नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने हिंदू स्वराज का प्रकाशन किया था, ना कि स्वराज का। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। और स्वराज का प्रकाशन NB पारुलेकर ने गुजराती में 1936 ईस्वी में किया था। नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में किया था, गांधी जी ने नहीं किया था। दोनों कथन यहाँ पे गलत हो जाएंगे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का प्रस्ताव किसने पेश किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मातंगनी हजारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थी? मातंगनी हजारा जो थी, इनका जन्म 19 अक्टूबर 1870 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही एक घटना घटी। 29 सितंबर 1942 के दिन एक बड़ा जुलूस तामलुक की कचहरी और पुलिस लाइन पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ा। मातंगनी इसमें सबसे आगे रहना चाहती थी, किंतु पुरुषों के रहते एक महिला को संकट में डालने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। इन्होंने गोली खाई थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख या पुस्तक भगत सिंह के द्वारा लिखे गए हैं? तो मैं नास्तिक क्यों हूँ, आज के युवा भगत सिंह कैसे बन सकते हैं, द रेड पैम्फलेट, ये तीनों जो पुस्तक हैं ये तीनों भगत सिंह जी की हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंटबेटन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसमें भारत के विभाजन को रोकने का अंतिम वैधानिक प्रयास किया गया था। दूसरा कथन है, इसमें संविधान सभा द्वारा पारित किए जाने वाले संविधान को भारत के सभी भागों के लिए मानना अनिवार्य किया गया था।
कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो इसमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कारण भारत में हस्तशिल्प उद्योगों की बर्बादी के संबंध में सत्य है? पहला कथन है विभिन्न देशी रजवाड़ों का ब्रिटिश भारत में विलय। दूसरा कथन है 1813 का चार्टर एक्ट। तीसरा कथन है ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ। तो यहाँ पे सभी कथन जो हैं शामिल हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? विद्रोह है संबंधित स्थान। तो रंपा विद्रोह, तो यहाँ पे जो खासी विद्रोह है ये रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही है। रमोसी विद्रोह महाराष्ट्र। खासी विद्रोह जो है छोटा नागपुर का ना होकर के मेघालय में 1828 से 33 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे दूसरा सही नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 3 इसका सही होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह आंदोलन बंगाल में क्रांतिकारी प्रभावों को कम करके ब्रिटिश समर्थक युवाओं का एक वर्ग तैयार करने से संबंधित था। दूसरा कथन है इस आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डिरोजियो थे। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो दूसरा कथन सही है, क्योंकि यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है पहले कथन में कि यह जो आंदोलन था बंगाल में क्रांतिकारी प्रभावों को बढ़ा करके ब्रिटिशों के विरोध में युवाओं का एक वर्ग तैयार किया गया था, ना कि समर्थन में। तो पहला गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा यहाँ पे सही होगा, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से प्रावधान 1919 के भारत शासन अधिनियम में शामिल था या थे? तो यहाँ पे हाई कमिश्नर की नियुक्ति शामिल था। केंद्रीय स्तर पर पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था शामिल था। प्रांतों में द्वैत शासन ये भी शामिल था, और महिलाओं को सीमित मताधिकार ये भी शामिल था। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है दास प्रथा का अंत गवर्नर जनरल एडनबरो के काल में किया गया। दूसरा कथन है ठगी प्रथा का अंत गवर्नर जनरल बेंटिंग के काल में किया गया। तीसरा कथन है विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता डलहौजी के काल में मिली। कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो तीनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वायकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में पर विचार करें। पहला कथन है यह आंदोलन हरिजनों के मंदिर प्रवेश से जुड़ा था। दूसरा कथन है गांधी जी इस सत्याग्रह के समर्थन में त्रावणकोर गए थे। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो दोनों कथन यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। पहला है लाल किला ट्रायल, दूसरा है कैबिनेट मिशन की घोषणा, और तीसरा है नौसैनिक विद्रोह। उपयुक्त घटनाएं निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल से संबंधित हैं? तो ये जो घटनाएं हैं वो किस वायसराय के कार्यकाल से संबंधित हैं? तो ये जो घटनाएं हैं या लॉर्ड बेबल 1944 से 47 ईस्वी तक भारत में वायसराय के पद पर रहे, यह सभी घटनाएं बेबल के कार्यकाल से संबंधित हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, लॉर्ड बेबल के काल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? संगठन, संबंधित व्यक्ति। तो यहाँ पे इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष संबंधी सुमेलित है। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस ये भी, तो ये दोनों सुमेलित हैं। और लंदन इंडिया सोसाइटी जो है इसकी स्थापना 1865 में दादा भाई नरोजी ने लंदन में की थी, ना कि विनायक दामोदर सावरकर ने। तो यहाँ पे केवल पहला यानी कि केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के समय निम्नलिखित में से कौन सा संस्थाओं की स्थापना हुई थी? कौन सी संस्थाओं की स्थापना हुई थी? तो डांस सोसाइटी, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद और रंगपुर नेशनल स्कूल, इन सभी की स्थापना जो है स्वदेशी आंदोलन के समय की गई थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलाफत स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है काउंसिल परिषदों में प्रवेश को लेकर इस पार्टी की स्थापना हुई थी। दूसरा कथन है गांधी जी ने इस पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रमों का समर्थन किया था। कौन सा कथन सत्य है यहाँ पे? तो दोनों कथन यहाँ पे सत्य हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के दौरान चिपिगर कौन थे? ब्रिटिश भारत के दौरान विशिष्ट ब्लॉक प्रिंटर को चिपिगर कहा जाता था। विशिष्ट ब्लॉक प्रिंटर होते थे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है, जो कि चिपिगर कहलाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्नल ऑफ एशियाटिक रिसर्च किसने शुरू किया? जर्नल ऑफ एशियाटिक रिसर्च किसने शुरू किया? तो यह शुरू किया गया
विलियम जोन्स के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारतीय संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। दूसरा कथन है, 1781 में कलकत्ता में केवल उर्दू भाषा के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए मदरसा स्थापित किया गया था। तीसरा कथन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मानना है कि पूर्व का ज्ञान त्रुटियों और अवैज्ञानिक विचारों से भरा था। कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो केवल पहला एवं तीसरा कथन सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, 1835 के शिक्षा अधिनियम द्वारा उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। दूसरा कथन है, वुड डिस्पैच ने सिफारिश की कि प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाना चाहिए। तीसरा कथन है, 1854 के बाद कंपनी ने स्थानीय भाषा की शिक्षा प्रणाली में सुधार करने का निर्णय लिया। कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उनकी मुख्य विशेषता सामाजिक और धार्मिक सुधार थी। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कानून पर भरोसा किया और बाल विवाह प्रथा प्रथा के उन्मूलन के लिए लगातार काम किया। राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक समस्याओं पर विचार को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जो कई वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अपने वार्षिक सत्रों के लिए बैठक करता रहा। इस परिच्छेद में निम्नलिखित में से किसका संदर्भ है? किसके बारे में ये परिच्छेद है? तो यह परिच्छेद जो है यह है महादेव गोविंद रनाडे जी के बारे में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1923 में गठित ली कमीशन का उद्देश्य था। ली कमीशन का उद्देश्य क्या था? तो ली कमीशन का उद्देश्य था सिविल सेवाओं में भारतीयों की भर्ती प्रणालियों की जांच करना। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ली कमीशन जो गठित हुआ था, यह गठित हुआ था 1923 में। किसके लिए? तो सिविल सेवाओं में भारतीयों की भर्ती प्रणालियों की जाँच करने के लिए। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे संगठन डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा स्थापित किया गया था या किए गए थे? पहला कथन है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग। दूसरा है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ। तीसरा है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। तो केवल दो जो हैं इसमें अम्बेडकर जी के द्वारा स्थापित हुए थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग जो है यह अम्बेडकर जी ने स्थापित इसको नहीं किया था, सिर्फ अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ और बहिष्कृत हितकारिणी सभा को इन्होंने स्थापित किया था। तो यहाँ पे केवल दो सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, होम रूल आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? होम रूल आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? तो होम रूल आंदोलन की जो मुख्य मांग थी वह थी व्हाइट कॉलोनी के समान स्वशासन का अधिकार। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज INA के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, प्रथम आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में की थी। दूसरा है, बोस ने 1943 में एक अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की, जिसका मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर में था, जिसे बहुत सी ध्रुवीय शक्तियों के द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। तीसरा कथन है, इस सेना का लक्ष्य जापानी सहायता से भारत की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना था। चौथा कथन है, आरंभिक रूप से इसे जापान द्वारा मलाया अभियान तथा सिंगापुर के भारतीय युद्ध बंदियों को मिलाकर गठित किया गया था। पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा यहाँ पे सही है? तो केवल यहाँ पे जो तीसरा और चौथा है यही कथन सही है, बाकी पहला दूसरा गलत है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, क्रिप्स मिशन की स्थापना। दूसरा है सर्वव्यापी असंतोष। तीसरा कथन है, लॉर्ड इरविन द्वारा गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगों की अस्वीकृत। चौथा है, मित्र राष्ट्रों की पराजय और दक्षिण पूर्व एशिया और बर्मा से अंग्रेजों की वापसी। उपयुक्त दिए गए कौन से कथन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के कारण थे? कौन से यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के कारण थे? तो यहाँ पे तीसरे को छोड़ के बाकी तीनों थे, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा था। तीसरा यहाँ पे कारण नहीं था, तीसरा कारण नहीं था, बाकी तीनों थे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रवादियों द्वारा नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करने के पीछे क्या कारण था?
क्या कारण था इसके पीछे? तो इसके पीछे कारण था सर्वसम्मत संविधान का निर्माण करने के लिए भारतीय नेताओं को लॉर्ड बर्केनहेड द्वारा की दी गई चुनौती के प्रत्युत्तर के रूप में सभी दलों का सम्मेलन फरवरी 1928 में हुआ और संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया और इस प्रकार नेहरू रिपोर्ट आई। तो यहाँ पे ऊपर जो है इसमें से कोई भी कारण नहीं था, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसने भारत की एकता को बनाए रखा और अलग पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। दूसरा कथन है, इसने भारत संघ हेतु संविधान बनाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा का गठन करने की अनुशंसा की। तीसरा कथन है, इसने विदेशी मामलों, रक्षा और संचार के विषयों के साथ संबंध रखने वाले मजबूत केंद्रों का प्रावधान किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल यहाँ पे पहला कथन सही है, बाकी दोनों कथन गलत हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ब्रह्म समाज के संबंध में सही है? पहला कथन है, इसने पुरोहितवाद का विरोध किया। दूसरा कथन है, इसने मूर्तियों, प्रतिमाओं या स्मारक पूजा का विरोध किया। तीसरा कथन है, इसने कर्म तथा आत्मा के देहांतरण के सिद्धांत का विरोध किया। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे पहला एवं दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया था। दूसरा कथन है, इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल की गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया था। तीसरा कथन है, इसने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली लागू करने का प्रयास किया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे केवल पहला कथन सही है, पहला सही है, बाकी दोनों कथन गलत हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की इन्होंने, हिंदुस्तान टाइम्स भी लिखा था, हिंदू महासभा की स्थापना की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी ये संबंधित थे। तो चारों यहाँ पे सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुआमरिया द्वारा निम्नलिखित में से किस शक्ति के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? मुआमरिया द्वारा किस शक्ति के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? तो यह किया गया था असम के अहोम राजा के विरुद्ध, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रोलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रोलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सभी निर्वाचित भारतीय सदस्यों ने बिल के खिलाफ मतदान किया। दूसरा कथन है, इस अधिनियम के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिना जूरी के मुकदमा चलाने या यहाँ तक कि बिना मुकदमे के कैद करने की अनुमति दी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में पूना समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है? कौन सा यहाँ पे सही नहीं है? तो ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है कि केंद्रीय विधानमंडल में 50% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित थी, यह यहाँ पे सही नहीं है। 18% सीटें आरक्षित थी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही नहीं है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो कथन ऑप्शन डी जो दिया हुआ है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत और इंग्लैंड में अलग अलग आयोजित होने वाली भारतीय सिविल सेवा ICS की भर्ती परीक्षा के लिए प्रावधान किया गया था, यह कथन यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रतिज्ञा आंदोलन का संबंध था। प्रतिज्ञा आंदोलन का संबंध किससे था? तो प्रतिज्ञा आंदोलन का जो संबंध था, यह संबंध था बाल विवाह रोकने की शपथ से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। MG रनाडे और रघुनाथ राव द्वारा स्थापित भारतीय सामाजिक सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामाजिक सुधार प्रकोष्ठ था। बाल विवाह को प्रतिबंधित करने की शपथ लेने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रसिद्ध प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, घेरे रिंग फेंस की नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसका उद्देश्य कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए बफर जोन बनाना था। दूसरा है, यह सहायक संधि की नीति का विस्तार था। कौन सा कथन यहाँ पे गलत
है। गलत कथन का चयन करना है, कौन सा यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे पहला कथन गलत है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला क्रांतिकारी उनके कार्य सुमेलित हैं। तो बीना दास गिरफ्तार कर सूर्यसेन के साथ मुकदमा चलाया, सही है। कल्पना दत्त राज्यपाल के दीक्षांत समारोह के दौरान उन पर गोली चलाई गई। तो ये दूसरा यहाँ पे सही नहीं है। तीसरा है, प्रीति लता वाडेकर छापेमारी के दौरान मृत्यु, सही है। शांति घोष और सुनीता चंदेरी स्कूली लड़कियां जिन्होंने जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या की, तो ये सही है। यहाँ पे कौन कौन सा इसका सही उत्तर चुनना है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। पहला, तीसरा और चौथा यहाँ पे सुमेलित है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, दूसरा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, गांधी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1930 को हस्ताक्षर किए गए थे। दूसरा कथन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी इरविन समझौते को 2 महात्माओं का मिलन कहा, गलत है, सरोजिनी नायडू ने कहा था। तो यहाँ पे कोई कथन यहाँ पे सही नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, सन्यासी विद्रोह में सबसे पहले धार्मिक भिक्षुओं और बेदखल जमींदारों के नेतृत्व में बंगाल के विस्थापित किसान और विस्थापित सैनिक थे। दूसरा कथन है, इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंदमठ में प्रसिद्ध किया था। तीसरा कथन है, वंदे मातरम गीत का प्रयोग आनंद मठ पुस्तक में किया गया है। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, तो यहाँ पे सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित घटनाओं को सबसे पहले से शुरू करके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था यह अक्टूबर 1940 से दिसंबर 1941। क्रिप्स मिशन जो हुआ था यह हुआ था मार्च अप्रैल 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन तो यह 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। CR फार्मूला तो यहाँ 1944 में हुआ था। INA परीक्षण तो यह नवंबर 1945 में स्टार्ट हुआ था। तो इसका जो सही सीक्वेंस होगा यह हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि ये सीक्वेंस से ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा आयोजित रेड शर्ट्स खुदाई खिदमतगार ईश्वर का सेवक का मुख्य कार्यक्रम क्या था। तो इनका जो मुख्य कार्यक्रम था यह था उत्तर पश्चिमी सीमांत भाग में ब्रिटिश सरकार की सैन्य कार्यवाहियों का विरोध करना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के वास्तुकार और मास्टरमाइंड होने के कारण हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत का खिताब किसे दिया गया था। तो यह दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों की निम्नलिखित में से कौन सी मांगे थीं। तो सिविल सेवाओं का भारतीयकरण था। आपराधिक मामलों में यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए भारतीय न्यायाधीशों का अधिकार ये भी था। शस्त्र धारण करने का अधिकार ये भी था। तो यहाँ पे तीनों अधिकार शामिल थे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे। कथन पढ़ते हैं, ब्रिटेन अपने युद्धों के वित्त पोषण के लिए ऋण बाजारों का सफलतापूर्वक उपयोग करता था। दूसरा कथन है, फ्रांस और पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनियां बड़े पैमाने पर राज्य के स्वामित्व में थीं। तीसरा कथन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयरधारक कंपनी के निर्णय पर काफी प्रभाव डालते थे। कौन सा यहाँ पे कथन सही है। तो यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कांग्रेस अधिवेशन महत्व पूछा गया, कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
तो यहाँ पे तीनों जो कथन दिए हुए हैं बिल्कुल सही सुमेलित हैं। यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। गलत जो है इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो सही सुमेलित नहीं है, तीनों सही सुमेलित है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। चंपारण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इंडिगो मजदूरों की समस्या का समाधान। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लखनऊ समझौता 1916 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, दिसंबर 1916 का लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था जिनके तहत कांग्रेस ने अलग निर्वाचक मंडलों को स्वीकार किया। दूसरा कथन है, यह बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, बंगाल के जमींदारों को तब तक जमीन का मालिक माना जाता था जब वे ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित रूप से राजस्व का भुगतान करते थे। दूसरा कथन है, जमींदारों को कंपनी को राजस्व की जो राशि देनी थी वह निश्चित थी और किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाई जाती थी। तीसरा कथन है, रैयत काश्तकार बन गए क्योंकि उन्हें मिट्टी का जुताई करने वाला माना जाता था। चौथा कथन है, इस बंदोबस्त ने जमींदारों को प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियां प्रदान की। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है अस्थायी बंदोबस्त के बारे में? तो यहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त के बारे में पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। चौथा यहाँ पे गलत हो जाएगा। चौथा कथन यहाँ पे गलत है, सिर्फ यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया में अत्यधिक प्रसिद्ध प्राप्त करने के बावजूद 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारतीय हस्तकला उद्योग का पतन शुरू हुआ था। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण जिम्मेदार थे? कौन से कारण यहाँ पे जिम्मेदार थे? तो यहाँ पे भारतीय बाजार के सस्ते ब्रिटिश माल का आयात जिम्मेदार था, कारण था। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, ये भी कारण जो था जिम्मेदार था। और भारतीय वस्त्रों का लगभग शून्य निर्यात शुल्क लगाया गया, ये नहीं था। संचार और परिवहन सुविधाओं में क्रांति, ये भी था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा कारण नहीं था, बाकी पहला, दूसरा और चौथा कारण थे। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय चरण के क्रांतिकारी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का उद्देश्य एक सशस्त्र क्रांति करना था। एक सशस्त्र क्रांति करना था। दूसरा कथन है, अधिकांश क्रांतिकारी समाजवाद के विचारों के प्रति आकर्षित थे। तीसरा कथन है, कानपुर षड्यंत्र हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की कार्रवाइयों से जुड़ा था। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो पहला, दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पे गलत होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में देखी गई टैक्सी बॉट क्या है? खबरों में देखी गई टैक्सी बॉट क्या है? तो टैक्सी बॉट जो है यह है विमान संचालन उपकरण। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बैसाखी महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह आमतौर पर हर साल 13 से 14 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा कथन है, यह 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ के गठन की याद भी दिलाता है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? सत्य है। तो दोनों कथन यहाँ पे सत्य है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनाइटेड शार्प स्वॉर्ड समाचार में उल्लेख किया गया है जो संदर्भित करता है, किसको संदर्भित करता है? तो यह संदर्भित करता है चीन का सैन्य अभ्यास। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप 2023 मेजबानी किसके द्वारा की जानी है? तो ये जो मेजबानी की गई यह की गई चेन्नई, भारत द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे फ्रांस का सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फ्रांस के, तो यह सम्मानित किया गया है किरण नादर को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के आज से थोड़ा कम अभियान का उद्देश्य दैनिक सेवन में कमी लाना है। किसकी कमी लाना है? तो यह नमक की कमी लाना है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे देश पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन प्लस ओपेक प्लस का हिस्सा हैं? ओपेक प्लस का हिस्सा कौन कौन से देश हैं? तो मैक्सिको भी है, ओमान है, रूस है और बहरीन भी है। तो यहाँ पे ओपेक सभी हो जाएंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
हाल ही में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन भारतीय राष्ट्रपति द्वारा किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया? तो यह किया गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये जो करंट है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पहले का करंट है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया हुआ है यानी कि जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री के। करंट भी पढ़ ही लेते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इस रिपोर्ट की शुरुआत कानून मंत्रालय द्वारा की गई थी। दूसरा है, इसमें उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो केवल दूसरा कथन यहाँ पे सत्य है, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि जस्टिस इंडिया रिपोर्ट की शुरुआत 2019 में टाटा ट्रस्ट के द्वारा की गई थी, कानून मंत्रालय के द्वारा नहीं की गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में गुरुत्वाकर्षण तरंग पहचान सुविधा स्थापित करने को मंजूरी दे दी है? किसमें दी है? तो यह दिया गया है महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं टी सोमनाथन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड कार्यालय खुलने वाला है, कहाँ पे? तो यह जो कार्यालय खुला है यह खुला है बेंगलुरु में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खबरों में रॉकफोर्ट मंदिर परिसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, माना जाता है कि मंदिर परिसर का निर्माण 6वीं शताब्दी में पल्लव वंश के राजाओं द्वारा किया गया था। दूसरा कथन है, यह तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में कावेरी नदी के तट पर स्थित है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो केवल दूसरा यहाँ पे सही है, पहला कथन गलत है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन कावेरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑपरेशन कावेरी के संदर्भ में, तो यह कावेरी नदी में अवैध रेत खनन पर रोक लगाने के लिए अभियान है। दूसरा कथन है, इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से तमिलनाडु सरकार द्वारा लागू किया गया था। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा क्योंकि भारत ने सूडान में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए बचाव अभियान ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। उपयुक्त में से कोई यहाँ पे सही नहीं है। पहला है, प्रश्न संख्या 145 है, ग्लोबल ट्रेड रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ग्लोबल ट्रेड रिपोर्ट, तो यह शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त द्वारा जारी की जाती है यानी कि UNHCR द्वारा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मातरबारी बंदरगाह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक गहरा समुद्री बंदरगाह है। दूसरा कथन है, इसका निर्माण रूस की सहायता से किया जा रहा है। कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत है क्योंकि इसका निर्माण जो है वह जापान की सहायता से किया जा रहा है, रूस की सहायता से नहीं किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सिर्फ सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, पुष्करालु पुष्करा पुष्करम उत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह 12 प्रमुख नदियों के में से प्रत्येक के लिए उस नदी की राशि के अनुसार 12 दिनों तक मनाया जाता है। दूसरा कथन है, यह 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। यह 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, INS तरकस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, तरकस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट के तलवार वर्ग से संबंधित है। दूसरा है, यह सूडान निकासी में शामिल होने वाला तीसरा जहाज है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, सुरक्षा सूचकांक 195 देशों में स्वास्थ्य सुरक्षा और संबंधित क्षमताओं का मूल्यांकन और बेंचमार्किंग है। दूसरा कथन है, इसे न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव NTI और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर द्वारा साझेदारी में विकसित किया गया है। कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ITI परिषद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री करते हैं। दूसरा है, यह सभी IIT के कर्मचारियों के कैडर भर्ती के तरीकों और सेवा की शर्तों के संबंध में नीति निर्धारित करता है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये रहे 150 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए। और प्लीज़ आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।